देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ का पूरा डिटेल पढ़ाया था आप लोगों को। और फाइनली जो हम एक कंक्लूजन पर निकले थे कि यदि हमारे पास दो चार्ज हैं, सपोज करो ये हमारे पास दो चार्ज हैं और दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर आर है, तो ऐसे में जो दोनों के बीच का फोर्स एग्जिस्ट करता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई आर स्क्वायर। ये रिजल्ट आया था लास्ट क्लास में। और एक्चुअली फॉर्मूला ये था, इसको हम लोग तोड़ के लिखे थे, इसका कम थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला ये था, के रखे थे, के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट को हम डिफाइन नहीं किए थे, ये बहुत बड़ा इसका कहानी है और काफी इस पर क्वेश्चन आता है, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन। अच्छा, इसी का जैसे एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो इसका नाम है, ये सी लिख के बीच से काटते हैं इसको, है ना। एक्चुअली इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ सी लिखते हैं, सी लिख के बीच से कट करते हैं। ये इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन है ना, शायद एप एब बी हो गया था पिछला नोट्स में, है ना। ये एप्सिलॉन होता है, बी नहीं होता है, पी होता है एप्सिलॉन। और ये जब नीचे दे देते हैं तो वो नॉट हो जाता है, NAU, NAUGHT, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ये। तो ये के को तोड़ सकते हैं, आपको बताया था किसी भी नंबर को, जैसे के का वैल्यू आपको बताया था लास्ट क्लास में, भी बताया था के का कुछ वैल्यू होता है, साइड में लिख दे रहे हैं, साइड नोट्स में बता दे रहे हैं। के का वैल्यू बताया था 9 × 10⁹ इसको आप किसी भी कांस्टेंट टाइम लिख सकते हैं, एक वेरिएबल। तो यहाँ पर इसका 1/4 पाई कांस्टेंट था और ये आपका एप्सिलॉन नॉट एक वेरिएबल था। और पूरा डिटेल चलेंगे, है ना। फिलहाल ये दो फॉर्मूला था, आपको दोनों को हम लिख दे रहे हैं यहाँ, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना आपको बताए थे, ठीक है। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, ये कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म अभी बाकी है। आज क्या क्या पढ़ना हम लोग को, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, इस इक्वेशन से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, वो डिस्कशन पार्ट पर होता है। देखो देखने में छोटा इक्वेशन लग रहा है, लेकिन इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो वो सारा ऑब्जेक्टिव आने का संभावना जो हो वो हम लोग डिस्कशन पार्ट में करेंगे। तो आप लोग नोट्स में भी प्रॉपर कूलम्ब्स लॉ का ये देने के बाद आप लोग डिस्कशन लिखेंगे, इस तरह से आप लोग लिखेंगे डिस्कशन, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोग एरो नहीं दिखता नहीं, ओ, ब्लैक स्क्रीन का एक प्रॉब्लम है कि आपको एरो नहीं दिख रहा है इसमें। चलिए चलो, तो हम डिस्कशन पार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं डिस्कशन। चलो डिस्कशन शुरू किया जाए। डिस्कशन नंबर 1। सबसे पहली बात तो इसमें जो ये एप्सिलॉन है बिल्कुल नया चीज है। Q1 Q2 तो आप समझ रहे हैं, आर भी समझ रहे हैं, लेकिन एप्सिलॉन को ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं वैल्यू, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखे हो बगल में आप लोग के लिए। इसका यूनिट क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसको जो हम एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं, पहले तो इसका नेम पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ साइड में आप लोग को नेम पर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट का एक और नाम होता है, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको बहुत लोग देखिए इस तरह से भी लिखता है, ये ज्यादा आसान पड़ेगा आप लोग के लिए। ई लिख के इस तरह से ई लिख के नीचे नोट दे दीजिए। इसका एक्चुअल नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिट वर्ड से लग रहा है जैसे कि आपको परमिट मिलता है ना, पास जो बोलते हैं, इसका काम है परमिट करना, किसको, फोर्स को,
ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। चूंकि यहाँ वैक्यूम का बात हो रहा, ये जो फॉर्मूला में आया है एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए है। अब बोलेगा सर यहाँ जैसे दो चार्ज के बीच में वैक्यूम है तब ये फॉर्मूला, अगर मान लो वैक्यूम नहीं रहता तो, बीच में वाटर रहता तो फॉर्मूला कुछ और आता है ना, सब कुछ सेम रहता है, ये एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन वाटर वाला हो जाता है। तो वो डिटेल चलेंगे हम लोग, फिलहाल सिर्फ एप्सिलॉन नॉट पर ही अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को बताता है, ठीक है। नाम जान लीजिए, बाकी और डिटेल चलेंगे इसका, हम एप्सिलॉन पर एक अलग से टॉपिक ही रखेंगे, लेकिन फिलहाल इसका नाम से बस मतलब रखिए, परमिटिविटी कहाँ इसमें काम करता है उस पर भी आएंगे ना। अब बात करते हैं इसका वैल्यू का। इसका वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि के बराबर क्या होता है, देखिए पहले हम निकालते हैं वैल्यू, एक एक करके आते हैं। पहले इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इसके अंदर छोटा टॉपिक कर देते हैं, इसके अंदर ए कर देते हैं वैल्यू। तो देखिए आप जानते हैं कि के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में पढ़े हुए। आपको चाहिए एप्सिलॉन नॉट, तो सिंपल सी बात है 1/4 पाई के कर दीजिए, ठीक है। तो 1/4 पाई के का वैल्यू तो ऑलरेडी जानते हो 9×10⁹, ये साइंटिफिक वैल्यू है, एसआई यूनिट में इसको एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए आपको यही करना होगा, इस वैल्यू को सॉल्व करना होगा, ठीक है। इस वैल्यू का आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, आपको इसको कैलकुलेटर सॉल्व करिए, अपने सॉल्व करिए, इसका वैल्यू आता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, इसका ये वैल्यू आता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैल्यू के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, वैल्यू के बाद नेक्स्ट में बात करेंगे इसका यूनिट का। बी मान लीजिए इसका यूनिट की बात करते हैं, यूनिट कैसे निकलेगा, यूनिट निकालने के लिए आपको इस फॉर्म में वापस आना होगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां आना होगा इस फॉर्मूला में, वी हैव पहले हमारे पास जो फॉर्मूला उसको सिंपली लिख देते हैं, एफ बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत बच्चा वाला चीज है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, एक बार बस हम दिखा दे रहे हैं। आर स्क्वायर आपको एप्सिलॉन नॉट का चाहिए वैल्यू, तो हो गया 1/4 पाई एफ मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको जो एक तरह से डायमेंशन चाहिए, इसका यूनिट चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट, अब सबका यूनिट आप पुट करिए, यहाँ जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका यूनिट आप पुट करिए, और फाइनली आपको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट मिल जाएगा। तो देखिए 1/4 पाई, इस पूरे का तो कोई यूनिट नहीं होगा, चूंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। ऊपर में बचा Q1 Q2, तो Q1 का हो गया, चार्ज का यूनिट क्या होता है जी, कुलम, इसका कुलम 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 स्क्वायर हो जाएगा, दो कुलम मिलकर कुलम स्क्वायर हो गया। नीचे में फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, इसका हो गया रेडियस का, रेडियस नहीं दोनों के बीच का डिस्टेंस का, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट यहाँ से क्या आ गया, देखिए यहाँ से मिला के कुलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल आसान, आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसका पूरा यूनिट। यूनिट के बाद अब आ जाए इसका डायमेंशन, कुछ पूछना नहीं तो सिंपल है बहुत, इसमें कुछ करना ही नहीं, ये यूनिट आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट का। अब आते हैं इसका डायमेंशन पर, सी हमारे पास हो गया डायमेंशन। देखिए अब डायमेंशन की बात करें, बहुत आसान है इसका डायमेंशन निकालना। डायमेंशन के लिए आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करिए, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एफ मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय आर स्क्वायर। चलिए डायमेंशन बताइए, कांस्टेंट का फिर से कोई डायमेंशन नहीं होता, फोर्स का डायमेंशन जो होता है पुट करना है, ऊपर डायमेंशन पुट करते हैं Q1 और Q2 का। यहाँ रफ में एक चीज बताते हैं आप लोग को, चार्ज का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। करंट का पहले फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, करंट को डिफाइन करते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा IT, आई को क्या बोलते हैं एम्पियर, आई का डायमेंशन एम्पियर, टाइम का डायमेंशन टी, तो ये टोटल डायमेंशन हो गया चार्ज का। तो इसका 80 इसका 80 दोनों का 80 हो जाएगा, इसका भी 80 हो जाएगा, इसका भी 80 हो जाएगा। 4 पाई का तो कोई डायमेंशन होता है, एफ का डायमेंशन लिख दीजिए ml/t-2, आर का हो जाता है L², ठीक है। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दे रहे हैं m का पावर -1, L देख लीजिए, L का हो गया Q, T का देखिए ऊपर 2,
ठीक है। एल का तो एल ठीक है ना, नहीं नहीं नहीं, एल गड़बड़ हो रहा है। एल का कितना होगा देख लीजिए, एल यहाँ पर 2 है, 3, हाँ ठीक है, -3 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ 2 है, ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा। अब टी का देखिए, टी का स्क्वायर नीचे -2 पर जाएगा प्लस हो जाएगा, टी का पावर 4, ए का 2 हो जाएगा। ये डायमेंशन आ गया एप्सिलॉन नॉट का। अक्सर एग्जाम में डायमेंशन पूछता है आपसे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए इसका डायमेंशन आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट, वैल्यू, यूनिट और डायमेंशन के बारे में बिल्कुल आसानी से हम समझ गए, इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, डिस्कशन नंबर 2 में। डिस्कशन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। डिस्कशन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। डिस्कशन नंबर 2 देखिए क्या, डिस्कशन नंबर 2 में है डिफिनीशन ऑफ, ये पूछता कभी कभी है कि डिफिनीशन ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम का डिफिनीशन कभी कभी पूछ देता है, डिफाइन 1 कूलम, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ एंड हैज डिफाइंड 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपसे डिफिनेशन अलग से पूछता है कि 1 कूलम चार्ज का बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूले के बेसिस पर आपको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे वी हैव, पहले जो हमारे पास जो फॉर्मूला लिखते हैं वी हैव, हमारे पास जो फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय आर स्क्वायर। देखिए, अगर हम लोग इफ मॉड ऑफ Q1 को, अगर हम लोग मॉड ऑफ Q1 और मॉड ऑफ Q2 दोनों के वैल्यू को 1 मान लें, आर को भी 1 मान लें और यहां पुट कर दें, अगर हम चार्ज को 1 मान लें, आर को 1 मान लें, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 1/4πε0, 1/4πε0, यहाँ बचेगा Q1 की जगह 1, इसके जगह 1 और रेडियस 1 का स्क्वायर तो 1। मान लेते हैं कि सबको अगर 1 1 मान लें, यूनिटी मान लें, तो मिला जुला के एफ बराबर क्या बचा, इस पूरे का वैल्यू बचा जो कि होता है 9×10⁹ इतना न्यूटन। तो देखो ये हम यूनिटरी मेथड से बताए हैं, लेकिन इससे हमको डिफिनेशन मिल जाएगा 1 कूलम का। कैसे, तो देखिए 1 कूलम कब आया, जब हम लोग चार्ज का वैल्यू 1, फोर्स हमारा इतना कब आया 9×10⁹ न्यूटन, जब दोनों चार्ज का वैल्यू हम क्या रखे थे 1 और रेडियस को रखे थे 1। 1 आप मीटर में ले सकते हैं, जिस तरह के यूनिट वैसा 1 को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा यूनिट लीजिएगा तो 1 कूलम हो जाएगा, अगर आप ईएससी यूनिट लीजिएगा तो 1 स्टेट कूलम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आर आपका मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, अगर तो जिस तरह का यूनिट में आप लेंगे 1 उसी तरह से डिफाइन होगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग का जो है अच्छा एक और बात, इसको प्लस, अच्छा कोई बात नहीं, मान लिया तो कोई बात नहीं। सो 1 कूलम क्या है, सो 1 कूलम इज दैट चार्ज, 1 कूलम वह चार्ज है which is that charge which attract or repel a similar charge kept at unit distance apart with a force equal to 9×10⁹ न्यूटन। देखिए यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि यदि हम लोग चार्ज को 1 कर दे, डिस्टेंस को 1 कर दे, तो दोनों के बीच का फोर्स इतना होता है। इसका मतलब 1 कूलम वह चार्ज है, ठीक है, जो कि अपने ही जैसे 1 कूलम और चार्ज को
मतलब 1 कूलम चार्ज आपके पास है और ऐसा ही 1 कूलम चार्ज और रख दीजिए और डिस्टेंस को 1 कर दीजिए, तो फोर्स कितना लगता है? इतना। तो वही डिफिनेशन लिख देंगे। सो 1 कूलम इज दैट चार्ज व्हिच अट्रैक्ट और रिपेल अ सिमिलर चार्ज। या तो अट्रैक्ट करेगा तो रिपेल करेगा, डिपेंड करता है आप एक को प्लस लिए माइनस लिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, विद अ फोर्स इक्वल टू इतना। तो ये डिफिनेशन आपका लॉजिकल डिफिनेशन है बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, थर्ड में हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दो तरह क्वेश्चन जनरली आता है ऑब्जेक्टिव में। एक देखिए यहां से निकल के क्या आ रहा है, वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए कैसे बनता है, थर्ड पार्ट में बता रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला है कि एफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर, है ना। एफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ये तो कूलम्स लॉ का डेफिनेशन में ही है। क्वेश्चन पूछता है पहला, इफ, पहला तो यही पूछ देगा कि कूलम्स लॉ में फोर्स कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको मैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स डिस्टेंस स्क्वायर लॉ, है ना, इनवर्स डिस्टेंस स्क्वायर लॉ। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी लॉ को फॉलो करता है। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये तो फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी लॉ को फॉलो करता है। तो पहला पॉइंट, इफ आर इज डबल, क्वेश्चन पूछता है अगर आर को डबल कर दिया जाए देन एफ पर क्या असर पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन बोलता है इफ आर इज हाफ देन एफ पर क्या असर पड़ेगा। ये दो क्वेश्चन पूछता है आपसे, इस साइड में हम बताते हैं क्या होता है, यहां डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। फिर देखिए क्या होता है, आपसे बोला जा रहा है कि यदि आर को हम डबल कर दें तो सिंपल सी बात है कि एफ जो है पहले प्रोपोर्शनल किसका था, आर स्क्वायर। आर को अब डबल कर दिया तो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1/2r का स्क्वायर। तो 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। अगर r की जगह हम 2r कर दें तो एक्चुअली 2r का स्क्वायर होगा, हम 4 को 2 स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, 4 हो गया। तो देखिए पहले वाले में और इसमें क्या अंतर पड़ रहा है, पहले वाले से ये जो फोर्स है क्या हो रहा है, 1/4 टाइम्स घट जा रहा है क्या। जैसे पहले, जैसे मान लो इसको एफ बोलते हैं, इसको एफ डैश बोलते हैं, मान लो एफ राइट पोजीशन 1 एफ डैश क्या हो गया, पहले इसको एक स्टेप और बढ़ा दो, क्लियर हो जाएगा। ये 1/4 करने दो, बचा 1/r इसका, इसके जगह क्या एफ लिख सकते हैं हम। तो नया जो फोर्स आ रहा है पहले की अपेक्षा 1/4 टाइम्स करा, तो फोर्स देन एफ बिकम्स कितना, 1/4 टाइम्स। ये 1/4 टाइम्स हो जाता है, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। इस कंडीशन में बात है आर को हाफ कर दिया गया, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, फिर से वही कहानी है, पहला कंडीशन तो यही होता, पहला तो ऊपर लिखा ही हुआ, अच्छा लिख ही देते चलो, पहला कंडीशन ये था। दूसरा हम बोल रहा है कि इसको हाफ कर दिया गया, मतलब आर को r/2 कर दिया गया, ये r/2 का स्क्वायर हो गया, r/2 का स्क्वायर हो गया तो अभी क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, अब बचेगा 1/r स्क्वायर। हो सकता है बहुत सारी चीज आपको ऑन स्क्रीन नहीं समझ में आए तो यूट्यूब है आपके पास, नोट्स भेज देते हैं, आप दोबारा पूछिए, कल के क्लास में रिवीजन करिए, लेकिन क्लास रेगुलर नहीं करिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखना है। तो देखो क्या हो गया, पहले की अपेक्षा क्या हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, तो क्या लिखेंगे, बिकम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स जाता है ये। आर को डबल करेगा तो एफ 1/4 हो जाएगा और इतना हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक एक देखो और एक क्वेश्चन इसमें भी आता है, ये चीज ठीक है, ये समझ गए काफी है, चलो ये समझ गए तो काफी है।
अब हम लोग सीधे रुक करते हैं यहां के बाद लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ में। 2 पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का क्या लिमिटेशन है? देखो लिमिटेशन में एक ही लिमिटेशन इसका है कि इट इज वैलिड फॉर पॉइंट एंड, दो बना सकते हैं इसको, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, दो बना दो क्या दिक्कत, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। और सेकेंड पॉइंट है इट इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज। जैसे कि मान लो ये दो चार्ज, अगर दोनों का दोनों चार्ज मोशन में आ जाए, दोनों का दोनों चार्ज मान लो v वेलोसिटी से घूमने लगे, दोनों का दोनों v वेलोसिटी से, तब यहां पर कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा, यहां वैलिड नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा है, ये Q1 Q2 था, मान लो ये Q1 था ये Q2 था। हाँ मान लो ऐसा है कि Q1 मूव कर रहा है लेकिन Q2 क्या है, Q2 में कोई मूवमेंट नहीं, Q2 रोस्ट में, तो यहाँ पर ये लागू होगा। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि Q1 रेस्ट में हो, Q2 मूव कर रहा हो, यहां भी लागू होगा। लेकिन एटलीस्ट किसी वन को, है ना, एटलीस्ट वन शुड बी स्टेशनरी, किसी एक को स्टेशनरी होना पड़ेगा। क्या क्लियर है? ये 3-4 पॉइंट निकल गया। अब देखिए एक क्वेश्चन जो कूलम्स लॉ पर 2-3 तरह क्वेश्चन बनता है, हम तो सोच रहे लगे हाथ बता ही देते हैं। 2 तरह क्वेश्चन आता तब कूलम्स लॉ में चलेंगे। पहला एक आता है, 2 तरह क्वेश्चन कर लेते ताकि कूलम्स लॉ का कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए। पहला है फाइंड द रेशियो ऑफ एफ ई एंड एफ जी। बताएंगे एफ जी एफ ई क्या, एफ जी क्या है। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स at same distance apart in vacuum। 2 इलेक्ट्रॉन है सेम डिस्टेंस पर वैक्यूम में, ठीक है। एफ ई एंड एफ जी। एफ ई क्या है, एफ ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको बता दे एफ ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एफ जी क्या है, एफ जी है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पर भी न्यूमेरिकल आया है और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि आप एफ ई और एफ जी का रेशियो निकालिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, लेकिन यहां वाले इलेक्ट्रॉन के हमको चार्ज से मतलब है और यहां इलेक्ट्रॉन के मास से मतलब है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k टाइम्स मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाय r स्क्वायर, जबकि इसका फॉर्मूला होता है एफ जी का फॉर्मूला होता है k टाइम्स, सॉरी k नहीं होता है, g टाइम्स होता है, ठीक है। ये होता है g टाइम्स m1, अगर आप लोग याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। तो आपको यही दोनों का रेशियो चाहिए। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है,
तो Q1 Q2 दोनों का वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उसी के बराबर, चूंकि इलेक्ट्रॉन ही आपको लेना है, तो वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। अच्छा, मास की बात करें, M1 बराबर M2 का वैल्यू कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो अभी क्या होगा, आपको दोनों का रेशियो चाहिए, देयरफॉर दोनों का रेशियो पर हम निकालते हैं ताकि कुछ पार्ट कट जाएगा रेशियो लेने से। FE/FG हम करते हैं, FE/FG रखिएगा तो क्या होगा K टाइम्स Q1 Q2/R²। बाकी हमको नहीं लगता कि आप लोग डिवाइड करना नहीं आता होगा, ये G नीचे रह जाएगा जब डिवाइड करिएगा, तो M1 यहाँ रह जाएगा, M2 यहाँ रह जाएगा, लेकिन ऊपर चला जाएगा क्या R² चला जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आने वाला, ये R² खत्म हो जाएगा। ठीक है, K का वैल्यू आप जानते पुट कर दिए 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, वैसे ही G का वैल्यू आप जानते हैं, G का वैल्यू किसी को याद है क्या, बता सकते हैं? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। हाँ चलो वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा, ये Q1 Q2 का वैल्यू कितना जो है पुट कर दो 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है। M1 M2 वही हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर, और इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है आपको याद रखना है 10⁻42 के आसपास आएगा, ये रेशियो आता है। इस यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि आपका जो बड़ा कौन होता है, क्या लगता है आप लोग रेशियो देख के क्या लग रहा है कि बड़ा कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा है, कौन बड़ा लग रहा है आप लोगों को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 बहुत बड़ा है सर। देखने से लग रहा है कि Fe जो होता है क्रॉस लगभग 10⁻42 टाइम्स, को सॉल्व करिएगा लगभग यही आता है, इधर वाला को हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इतना टाइम्स Fg आता है। ऐसे में आपको बताए थे कि Fg का प्रॉपर्टी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, देखो कुछ कुछ अंतर है दोनों फोर्स में, कुछ कुछ सिमिलरिटी है। एक तो सिमिलरिटी दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, पहली बात कि दोनों 1/r² लॉ को फॉलो करता है, सिमिलरिटी। अच्छा, दोनों में क्या होता है, सेंटर टू सेंटर फोर्स काम करता है ना, यहां से यहां सेंटर टू सेंटर, यहां सेंटर ऑफ मास होता है बीच में, सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास पे काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें क्या होता है, यहाँ भी सेंटर ऑफ पार्टिकल टू सेंटर ऑफ पार्टिकल पे काम करता है। ठीक है, अच्छा अब अंतर क्या क्या है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया किसी भी दो वस्तु के बीच में रखता है। अगर हम यहाँ बैठा हुआ और मंगल ग्रह पर कोई बैठे हुए हैं तो दोनों के बीच में और कोई फोर्स हो रहा हो, साइंस का ये फोर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अच्छा एक और बात, इसमें जो कांस्टेंट है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है, के का वैल्यू मीडियम, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है एफ और जी में यह क्या अंतर है, जी जो होता है वो यूनिवर्सली फिक्स है, इसका वैल्यू नहीं बदलता, ये सिर्फ वैक्यूम के लिए 9 10 ये वैक्यूम के लिए है, ये बदल जाएगा जैसे वाटर लगेगा, ये हवा पानी हर जगह यही वैल्यू रहता है, जी का वैल्यू यूनिवर्सल। ठीक है, अच्छा एक और बात, हाँ इस बता ही दिए कि ये सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको कूलम्स लॉ के बारे में रखना है, इससे ज्यादा कूलम्स लॉ के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, खूब होगा एक न्यूमेरिकल्स पर करेंगे हम लोग, लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ज्यादा करेंगे। एक न्यूमेरिकल और जल्दी से हम चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को लगे नहीं, इस पर जनरल फॉर्मूला का न्यूमेरिकल भी आता है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन सिंपल से एक और सॉल्व करा देते हैं, समय तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो चार्ज, देखो डायरेक्ट चार्ज बना रहे हैं, दो चार्ज हैं, दोनों का वैल्यू दिया हुआ, एक का वैल्यू दिया हुआ 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दूसरे का वैल्यू दिया हुआ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है वो आर दिया हुआ, आर बराबर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रहा, और ये पूरे पूरे क्या है, वैक्यूम में, ये पूरा सिस्टम किस में है, वैक्यूम में, आपसे पूछ रहा है एफ बताइए कितना होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा,
ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाइप साइन जरूरत ही नहीं। अच्छा वैक्यूम है तो 1/4 पाइप साइन टोटल जरूरत नहीं, के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बार स्क्वायर। के वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁻7, Q2 का वैल्यू 3 × 10⁻⁻7। आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे बताइए। 0.3। हाँ क्योंकि सिस्टम यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये स्टेट कूलम में होता तब आप इसको 30 पुट कर देते, लेकिन ये स्टेट कूलम नहीं है, ये ऐसा सिस्टम है। तो ठीक है, वही बात है कि कभी भी मीटर में मीटर ही जुटता, मीटर में किलोमीटर नहीं जुटेगा। अगर 20 + 5 मान लो 20 मीटर है, 5 किलोमीटर, तो 25 नहीं होगा, ये सेम यूनिट में पहले करना होगा। तो 0.3 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसका वैल्यू आ जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। और ये तो 9 हो जाएगा, 9 9 सीधे कट जाएगा, 2 तो पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 100 7 7 14 में से घट जाएगा उतना। क्या आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आ गया फोर्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का टारगेट क्या करेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। इधर जितना न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे बहुत फायदा करने वाला है। ठीक है।